वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है। पॉलिटी से कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और फिजिक्स भी आज कंप्लीट हो जाएगा। सारा लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर दिया गया है, ठीक है। जो लेक्चर बचा हुआ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि भैया फिजिक्स जो है आज सारा लेक्चर आ जाएगा फिजिक्स का। तो इसका मतलब साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ करंट अफेयर बचेगा, ठीक है। और जो एमसीक्यू की कहानी है वो 10 दिन है पूरा, हम लोग जो है इसको करंट अफेयर करंट अफेयर तो लगभग कंप्लीट है। मतलब जो लेक्चर बचा उसको डाल देंगे, पर्सनल न्यूज़ वगैरह, स्पोर्ट्स और भी जो भी, ठीक है, जो भी बचा हुआ करंट अफेयर का लेक्चर है। और एमसीक्यू भी साथ साथ चलाएंगे ताकि रिवाइज हो जाए परफेक्टली, स्टैटिक्स का भी और करंट अफेयर का भी। हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट से देखो सवाल आता है, देखो 10, 8 से 9 सवाल, ठीक है। रेंज हो 7 से लेकर 10 सवाल तक जो है रेंज है। एग्जैक्टली 10 भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई बार 7 या 8 सवाल पूछा गया है, ठीक है। कई बार 10 सवाल भी पूछा गया है। तो 7 से 10 सवाल का जो रेंज है फिजिक्स का, वो इससे बहुत कम चांस है कि बाहर पूछे, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, यहीं से बन जाएगा सारा सवाल। लाइट देखो, लाइट चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वी सी ऑब्जेक्ट थ्रू लाइट। सिंपल सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है सर? तो लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। याद रखना, बगैर लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अगर अंधेरा हो जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो लाइट बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कई बार सवाल पूछा गया है कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली बात। दूसरी बात, ये डुअल नेचर होता है इसका सर। देखिए, ये 12th क्लास में आपको पढ़ना होगा कि पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों नेचर है इसका। लाइट का डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। उसके बाद देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, नहीं लिखते तो भी आपको पता है, लेकिन लिख दिया गया, एक नज़र देख लेना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड है लाइट का। आगे चलते हैं। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। देखो, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो सीधा सीधी लिख दिया गया है, इधर उधर की बातें नहीं है, इसलिए कंसंट्रेट होकर एक जगह पढ़ लो, सवाल नहीं छूटेगा अगर लाइट्स आ गया तो। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सन से जो रेज निकल रहा है उसको ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है सन से अर्थ तक रेज को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। फिर भी एक सिलसिलेवार तरीके से देख रहे हैं तो लिख दिया गया। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो ये सब पढ़ के नहीं जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सवाल नहीं बनेगा। अगर आ गया तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे को छोड़ के नहीं जाना है भैया। और जिसको पता है उसको तो पता है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, दिमाग से निकल जाता है। क्या है कहानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? पहला तो ये है कि भैया सेम प्लेन होना चाहिए। प्लेन क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। यानी कि एक ही प्लेन में हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर निकल गया तो बीचों बीच में है नॉर्मल, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये बनाएगा, ठीक है। तो मतलब कि θi = θr हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेम प्लेन में है सब। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कि सेम प्लेन में अगर है सारा कहानी, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या होगा? θi = θr होगा। नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा θi और नॉर्मल से ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा θr और θi = θr होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो, देखो सवाल कैसे बनेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या एम्पलीट्यूड चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी से तो बहुत बार सवाल पूछा गया है कि क्या जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। बिल्कुल भी नहीं, फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर निकल गया, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। चेंज किस में होगा, एम्पलीट्यूड में, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना कोई भी चेंज नहीं होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी इसका था वही फ्रीक्वेंसी इसका होगा। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, याद रखना। बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मीडियम क्या है, सिल्वर है, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मीडियम क्या है, सिल्वर है। आगे चलते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, और जैसे जैसे जो इमेज फॉर्मेशन होता है सब कुछ देखेंगे। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे हम लोग, यहीं बने रहो, वीडियो को स्किप करके तो देखो मत। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की क्या कहानी है आगे देखते हैं। तो ये है प्लेन मिरर। ठीक है, तो अब देखो प्लेन मिरर जो है, कभी भी जब लाइट इंसिडेंट होगा प्लेन मिरर पे, तो आपको ऐसा लगता है कि दो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो आपस में कट करेगा रियल वे में, कभी नहीं। अगर इधर से आया तो अगर सीधा सीधे पैरेलल गया तो एक टकराया वापस चल जाएगा, अगर यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के चला जाएगा, यहाँ गया तो यहाँ से टकरा के चला जाएगा। तो जो दो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आपस में कभी कट नहीं करेगा। तो कट कहाँ करेगा, वर्चुअली कट करेगा, रियल नहीं कट करेगा, मतलब वर्चुअल कट करेगा, बिहाइंड द मिरर कट करेगा। ठीक है, ये कहने का था पर्पस मेरा। तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। और जब भी वर्चुअल किसको बोलेंगे, जब बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज। यानी कि दो सिचुएशन है, एक तो है भैया लेफ्ट साइड, एक है भैया राइट साइड। अगर राइट साइड बना तो रियल बनेगा, राइट मीन्स रियल हो गया, लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, वर्चुअल। ठीक है, एल आ गया, वर्चुअल हो गया, और राइट साइड हो गया रियल। तो इमेज बन रहा है यहाँ किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बनेगा। ठीक है, साइज इज इक्वल टू द इमेज, यानी कि जितना बड़ा ये इमेज का साइज है, ठीक है, सॉरी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। साइज इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करो। ठीक है, इमेज नहीं, गलत बात है ये। तो साइज जो होगा इमेज का इक्वल टू कैसे होगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कर लो यहाँ पे। आगे चलते हैं, एग्जाम जब एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सर एनसीईआरटी में प्लेन मिरर के बारे में कोई दिए तो फिगर भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी में। अब एग्जाम बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं, जहाँ से सवाल आता है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सवाल एनसीईआरटी से ही आए। ठीक है, 90% आएगा पर 10% का चांस नहीं है, इधर उधर से सवाल पूछा ही जाता। कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप समझो। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवार्ड्स प्लेन विथ वेलोसिटी v, देन इमेज सीम्स कमिंग टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी 2v। क्या आप कहना चाह रहा है कि ये सर प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को अगर v वेलोसिटी से लेकर जाते हैं मिरर की तरफ, तो यहाँ जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ आएगा कितना से, 2v से। ठीक है, आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देखो कि आप यहाँ हो और दौड़ किधर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि इमेज धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा, लगेगा जैसे नज़दीक आ रहा है काफ़ी। ठीक है, तो इधर अगर v वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इधर 2v वेलोसिटी से इमेज, ठीक है, आएगा। मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहे हैं तो इधर 4 मीटर पर सेकंड से इमेज दौड़ेगा। सिंपल सी बात ये सवाल पूछा जाता है इसलिए लिख दिया गया है, और कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। टू सी कंप्लीट इमेज द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जो MCQ सॉल्व किया होगा, जो टेस्ट सीरीज बनाया होगा, ये सब सवाल इनकाउंटर होता है कि भैया पूरा इमेज को देखने के लिए कितना साइज होना चाहिए मिरर का, तो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इफ़ प्लेन मिरर रोटेटेड विथ एंगल थीटा, ठीक है, अगर प्लेन मिरर को एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, ठीक है, एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा।
कीपिंग इंसिडेंट रे कांस्टेंट, मतलब फिक्स करके। तो इंसिडेंट रे अगर फिक्स हम रखें, कांस्टेंट रखें, तो अगर हम प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा एंगल से जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कहानी मिला जुला कर क्या है कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल 2 थीटा से मूव करेगा। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ये इस स्फेयर है, अगर बीच से कट करते हैं 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। पहला सिचुएशन क्या कि अगर अंदर के तरफ हम कलर कर देते हैं तो जो बाहर की तरफ होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि अंदर की तरफ कलर करेंगे तो ये जो मिरर बनाएगा उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, मतलब जो रे आएगा उसको डाइवर्ज कर देगा, इधर उधर फैला देगा। ठीक है, और अगर बाहर के तरफ हम कलर कर देते हैं और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो अंदर वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर इस ऐसा मिरर को क्या कहेंगे कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जो रेज आएगा एक जगह कन्वर्ज होगा। ठीक है, एक जगह आकर मिलेगा, यहाँ पे आएगा डाइवर्ज हो जाएगा, सारा इमेज इधर बनेगा वर्चुअल। ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टीज़ इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे तो यही 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या वो देखते हैं। देखो, चीज़ों को पहले समझो। अगर कोई पैरेलल रे आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिलेगा। किसके पैरेलल रे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे वो देख लेते हैं। देखो, जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट 1। ठीक है, अगर पैरेलल रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट को कट करेगा उसको कहेंगे फोकस। और रेडियस तो सिंपल से किसी न किसी का पार्ट है तो रेडियस होगा ही, स्फेरिकल मिरर है तो रेडियस होगा ही, बस यह, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसका सेंटर है, बस इसी की कहानी है। 3 प्रॉपर्टी यही तीनों से रिलेटेड है। देखते हैं क्या कहानी है। अगर ये मिरर है और कोई पैरेलल रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मिलेगा, ये पहला है कहानी। दूसरी बात क्या है, अब एक जो है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जिसका साइंस से बैकग्राउंड है कि लाइट का एक खास प्रॉपर्टीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कि जिस पाथ को फॉलो करेगा अगर उसको रिवर्स कर दोगे तो सेम पाथ को फॉलो करके वहाँ पहुँचेगा। मतलब कि अगर हम फोकस से रेज को लेकर जाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। और अगर ये तो कॉन्सेप्ट है ये कि जो पैरेलल रे आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलता है। और अगर हम इस तरीके से रे लेकर आए फोकस से तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से जो रे निकलेगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ जो फॉलो करती है, इधर उधर भागती ही नहीं है। तो सी से पास होने के बाद, मतलब सी से पास होने के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से ही वापस हो जाती है, रिवर्स कर जाती है रे। तो यही 3 प्रॉपर्टीज था। एक फोकस से गुजरती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन रे पासेस थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, पढ़ चुके हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए सब कुछ लिख दिया है कि अब एक बार लिखा हुआ रहेगा तो पीडीएफ से भी आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे। व्हेन रेज पासेस थ्रू सी इट, ठीक है, रिट्रीटेड सेम पाथ। ठीक है, अगर सी से पास हो रहा है लाइट तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी पाथ को फॉलो करके निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात ही है। यही 3 जो है प्रॉपर्टीज है लाइट की, इसी पे सारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन देखते हैं जल्दी जल्दी।
इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब देखो एक बात समझो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे हम लोग, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जैसे ही पास लाएंगे मिरर का तो ये इधर मूव करेगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन एफ से आगे बढ़ेगा, और इसको नज़दीक लाएंगे तो इमेज और इधर आएगा, और नज़दीक लाएंगे तो इमेज और इधर आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इमेज रेज जो है कट ही नहीं करेगा, फिर उसके बाद वर्चुअल इमेज बनेगा, वो लास्ट इमेज होगा, उसके बाद कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। वो कब बनेगा, जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा कहानी। तो समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी क्या कहानी है, हम लोग को पता है कि भैया इन्फिनिटी से जो रे आएगी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर निकलेगा, ठीक है। तो दो रे फोकस से पास करवा दिए और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करता है वहीं पे इमेज बनता है, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, यही कॉन्सेप्ट है। इमेज कैसा बना, रियल, ठीक है, राइट साइड में बन रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, रियल बनेगा, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, रियल बनेगा। लगता है वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ये तो हो गया राइट साइड ना, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड बनेगा इमेज, तो राइट साइड इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, यहाँ पे बनेगा वर्चुअल और लेफ्ट साइड में बनेगा रियल, ठीक है। वो बाय द मिस्टेक हो गया, यहाँ पे समझ लो बात, बस सिंपल सी बात है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वर्चुअल बनेगा और मिरर के सामने बनेगा तो रियल बनेगा, इसमें इतना करने की क्या ज़रूरत है। तो मिरर के सामने ही बन रहा है तो रियल बना, और इन्वर्टेड बना, उल्टा बना इमेज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। एट इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक तो रे आप पास करा दो पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है एफ से पास होगा, और एक रे पास करा दो, ठीक है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा। आपको पता ये चलेगा कि इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज दो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कट यहाँ पे कर रहा है, जब यहाँ पे कट कर रहा है तो पता ये चला कि सी और एफ के बीच में जो है इमेज बना। तो इमेज कहाँ कहाँ बना, ठीक है, इमेज बना एफ एंड सी के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो याद रखना है इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा तो कहाँ पे बना, फोकस और सी के बीच में बना। अब देखो फिर सी पे लेके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे चलते हैं, एट सी पे आ गया, ठीक है, सी पे लेकर आए तो और ये इधर आगे बढ़ेगा। तो भैया पहले सी और एफ के बीच में बन रहा था, अभी आगे बढ़े तो कहाँ जाएगा, सी पे ही आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट भी सी पे और इमेज भी सी पे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है कि जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो इमेज भी इधर आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा। तो पैरेलल रे आया, एक फोकस से निकाल दिए, फिर एक फोकस से निकाले, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, दो रे आपको लेके आना है, जो भी कन्वीनियंस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो पता ये चलेगा कि सी पे हमने रखा है और सी पे ही कट हो रहा है तो रे, तो सी पे ही बना इमेज, ठीक है। तो इमेज अगर सी पे रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इधर वाला जितना कहानी सब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड जाएगा, उधर जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है, यूनिक है, सी पे रहेगा तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा जो है वो साइज होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, सी पे रखने पे सी पे ही बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो तो अब सी और एफ के बीच में आ गए तो अब इमेज कहाँ बनना चाहिए, ठीक है, दिमाग लगाओ, सी तक तो बन गया, सी के आगे जाएगा, सी के आगे जाएगा, यहाँ बनेगा कहीं ना कहीं, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बने, इधर इन्फिनिटी है तो इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी लार्ज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो बराबर हो गया है, छोटा था, अब इधर आ गया तो बराबर हुआ, अब बड़ा बनना शुरू होगा, बड़ा बनना शुरू होगा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इधर बनना तो रियल इन्वर्टेड ही होगा, लार्ज होगा, इमेज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। आगे चलते हैं,
एक ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, 2 लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है, हर चीज़ को समझ भी रहे हैं हम लोग। एट एफ पे अब धीरे धीरे आते आते हम लोग एफ पे आ गए। अब एफ पे जब रखेंगे तो एक तो रे हम लोग निकाल देते हैं ऑब्जेक्ट से पैरेलल, जो कि फिर फोकस होके निकलेगा, और एक रे निकाल देते हैं जो सी है वहीं से, तो सी से जो है वो पास किया तो सेम ये लाइन रहेगा। तो पता ये चला कि कहीं पे कट नहीं हो रहा, सॉरी कहाँ पे कहीं पे कट नहीं हो रहा, पैरेलल चला गया। तो कहाँ बन रहा है इमेज? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मिरर किस तरफ ही है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एट एफ एंड पी, अब देखो ये लास्ट सिचुएशन आया, और एफ फोकस और पी के बीच में हमने रख दिया। अब इससे आगे सिचुएशन ही नहीं है, पी पे कहाँ रखने जाएंगे? तो एट एफ एंड पी पे अगर रखेंगे, ये दोनों के बीच में अगर रख रहे हैं, तो पता ये चला कि इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि बना है राइट साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, लार्जर देन द मिरर बनेगा। तो सी के बाद जितना इमेज इधर बना तो वो क्या बना? लार्जर बना। सी से पहले जो इमेज बन रहा था वो स्मॉलर बन रहा था, ठीक है। ये सब बात को भी एनालाइज करके पढ़ना चाहिए, टेंशन कम होगा। यूज़ कहाँ कहाँ है? यूजेस, टॉर्च में ENT डॉक्टर इस्तेमाल करता है, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, हेड लाइट ऑफ व्हीकल में। तो ये सब में यूज़ होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यूजेस भी आपको याद रखना है, टॉर्च में, ठीक है, ENT डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, हेड लाइट ऑफ व्हीकल। कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं क्या कहानी है। कॉन्वेक्स मिरर की कई बार बोलने में जो मिस्टेक हो गया भैया, कि ये जो यूजेस है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज़ है। ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अक्सर टाइम मिस्टेक होता है। टॉर्च, ENT डॉक्टर, डेंटिस्ट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी लेंस पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ठीक है, जो कि डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं होता। इमेज एट इन्फिनिटी पे, अगर इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, डॉट डॉट से मिलाएंगे तो फोकस पे। तो मतलब फोकस पे इमेज बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इमेज के इधर बना, ठीक है, इस साइड में, राइट हैंड साइड में बना है, तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। सिंपल सी बात है, 2 ही कंडीशन इसमें आएगा। और उसके बाद इमेज के बिटवीन द P एंड F, और P और F के बीच में जब रखेंगे, फोकस इधर है और ये, ठीक है, पोल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज तो इधर ही बनने वाला है हर हाल में, ठीक है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ पे बनेगा? बिटवीन द P एंड F। कहाँ पे रख रहे हैं? पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। C तो यहाँ है ना, इधर इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया पोल, और बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक पैरेलल लाइन फोकस पे सी से ही गुजार दिए, रिवर्स हो गया, तो ये पोल हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। बीच में इमेज बना P एंड C के बीच में। तो भैया पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन द P एंड F, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। सिंपल सी बात है, याद करना आपको। यूजेस कहाँ कहाँ है? स्ट्रीट में, लैंप में, रिफ्लेक्टर में, ऑन रोड में, रेयर व्यू मिरर, ये सब में यूज़ है, ठीक है। फार्मूला क्या है? फार्मूला आप देख लो, 1/u प्लस 1/b इक्वल टू 1/f। ये साइन कन्वेंशन, इधर प्लस इधर माइनस की कहानी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या कहानी है? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोगों ने देख लिया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है? यहाँ पे 2 मीडियम के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि इंसिडेंट रे का मीडियम अलग होगा और रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम अलग होगा, ठीक है। जब भी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है ट्रेवल करेगा तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। 2 सिचुएशन गुजरेगा।
एक सिचुएशन तो ये होगा कि ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, आपने पहले पढ़ा होगा, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। तो एक सिचुएशन ये होगा कि डेंसर से रेयर में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा सिचुएशन क्या है कि रेयर से अगर डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के टुवार्ड्स आएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो रेयर से डेंसर की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ भागेगा रिफ्लेक्टेड रे, और डेंसर से रेयर की तरफ आ रहे हैं तो नॉर्मल से दूर भागेगा रिफ्लेक्टेड रे। ये दो सिचुएशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कहानी है सारा रेयर और डेंसर की। अब इसका निकालने का एक फार्मूला भी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। वैक्यूम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम में वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। वुड अपीयर हाफ इन द वाटर, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, यहीं से सवाल पूछा जाता है एग्जाम्पल से, कि जो लकड़ी है वो पानी में आधा दिखाई किसकी वजह से देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्वाइन अपीयर बल्ज इन द वाटर, क्वाइन थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। स्पून अपीयर्स बेंट इन द वाटर, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है स्पून किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। उसके बाद सन बिफोर सनराइज एंड द सनसेट, ये सब कहानी किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्रिटिकल एंगल देखते हैं क्या है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर क्रिटिकल एंगल से ही सवाल आ गया तो क्या करोगे आप, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ को पढ़ के जाओ, लाइट से सवाल आएगा, ज़्यादा सवाल लाइट से ही आता है, 2-3 सवाल यहीं से बन जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या कहानी है। आपको पता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है। ये है नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है सरफेस का। तो लाइट जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन दूर भागेगा नॉर्मल से। थोड़ा और ऊपर लेकर गए, थोड़ा और दूर भागेगा, ठीक है। आराम से समझना, थोड़ा और दूर लेकर गए तो सिचुएशन ये आएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी पे आ जाएगा। तो जब ये सिचुएशन आएगा तो उस एंगल को कहेंगे ये थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल, तब जब नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से कैसा एंगल बना लिया भैया, ये था कहानी, ठीक है। ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ लेकर आए, यहाँ चलाया, ठीक है। ये था कहानी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना लिया नॉर्मल से, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा सी। तो वो एंगल जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना दे तो उस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। एक बात में याद रखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, थीटा आई थीटा आर, ठीक है, एंड नॉर्मल सब एक प्लेन में होगा। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, आपको पता है, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको। स्नेल्स लॉ का साइन आई बाई साइन आर की कहानी है। तो क्रिटिकल एंगल आपको समझ में आ गया होगा, वो एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए नॉर्मल से, उस एंगल को क्या कहेंगे, थीटा सी। थीटा सी का मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री बनाए नॉर्मल से। अब उसके आगे की कहानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब आप ये देखो कि यहाँ तक तो ठीक है मामला, कि यहाँ तक आया रे और यहाँ पहुँच गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लेकर आते हैं रे को, तो क्या आपको लगता है कि जब यहाँ लेकर आएंगे रे को तो अब ये इस मीडियम में ही सेम ट्रेवल करेगा, मतलब ये डेंसर था, ये रेयरर था। तो सिचुएशन ऐसा आ गया कि थोड़ा सा और ऊपर ले गए रे को, तो अब यहाँ ना आकर ये नीचे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेंसर मीडियम में ही इनिशिएट हुआ था और डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गया। जब ये सिचुएशन कब आएगा, जब ये थीटा सी जो है उससे ज़्यादा एंगल बनेगा तब, यानी कि थीटा सी से अगर एंगल हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब
कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। कब? जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाएगा कौन? इंसिडेंट रे नॉर्मल से। तो मतलब ये था हमारे पास थीटा सी, हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया थीटा सी से। थीटा सी से जैसे ही आगे बढ़ाया तो इसका तो लास्ट पॉइंट था, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर थीटा सी ये है, ठीक है, एकदम देखो डिजिटल इमेज बना हुआ, ये थीटा सी है। अब थोड़ा सा थीटा सी से हमने बढ़ा दिया यहाँ, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में। तो ये सिचुएशन को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, मिराज में, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, एंडोस्कोपी में, ये सब में यूज़ है कहानी इसका। तो व्हेन थीटा आई यानी कि इनिशियल रे जो है वो थीटा सी से ज़्यादा होगा, एंगल बनाएगा, देन रे इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, डेट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम बेहतरीन से समझ में आ गया होगा आपको। लेंसेज के बारे में देखते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये है कहानी। कन्वर्जिंग नेचर होता है, ये सारा रे जो है आके कन्वर्ज होता है एक जगह पे। इमेज सेम एज द कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस में इमेज बनता है वो सेम इमेज बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। फिर यहाँ से देखो मिस्टेक हो, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनेगा वो कॉनकेव मिरर में, मिरर है यहाँ पे, ये देखो मिरर और लेंस में अक्सर टाइम मिस्टेक होता है। कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, करेक्ट कर देंगे PDF में, कॉनकेव मिरर, लेंस नहीं। तो जो कॉनकेव मिरर में बनेगा इमेज, ठीक है, वही इमेज सेम बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में। आगे चलते हैं, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये आएगा रेज और डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। इसी को यूज़ करते हैं मायोपिया में, ठीक है। मायोपिया में कहानी ये होता है कि इमेज जो बनता है, इसमें क्या होता है कहानी कि नज़दीक की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती है पर दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अब इसकी वजह से हमको चाहिए कि लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर दे, तो डाइवर्ज कौन करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा कॉनकेव लेंस। इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाए और दूर की चीज़ें भी आसानी से दिखाई देने लगे। और इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। देखो यहाँ पे मिरर लिख दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, मिस्टेक बाय द मिस्टेक हो गया है वो, ठीक है। पावर ऑफ लेंस 1/f। पावर ऑफ लेंस कैसे नापते हैं? डायोप्टर से मेजर करते हैं। 1 डायोप्टर मीन्स फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ 1 मीटर का है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस निगेटिव होगा, ठीक है। अब ये क्या मतलब है? अगर कोई आपको बोले कि +2 डायोप्टर का जो है चश्मा हमने खरीदा है, मतलब प्लस लगा हुआ है, तो आपको दिमाग तुरंत कहाँ जाना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस में। अगर -2 डायोप्टर बोला तो दिमाग कहाँ जाना चाहिए? माइनस है तो कॉनकेव लेंस है वो, ठीक है। मायोपिया की कहानी देखा हम लोगों ने। मायोपिया में सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नोट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो वी यूज़ कॉनकेव मिरर, हम लोग कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव लेंस, फिर मिस्टेक, कॉनकेव लेंस, ये सब करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मिरर के जगह जो है वो लेंस के जगह कहीं पे मिरर हो गया, मिरर के जगह कहीं पे लेंस हो गया। तो मायोपिया में लेंस इस्तेमाल करते हैं, मिरर थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वी यूज़ कॉनकेव लेंस, ये याद रखना, ठीक है। ये था कहानी पूरा। अब देखो यहाँ पे एक हाइपर मायोपिया भी होता है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका पूरा का पूरा वो अपोजिट है, क्यों पढ़े हम उसको? एक चीज़ याद रखो, उसका पूरा का पूरा अपोजिट है। उसमें भैया दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है, नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। उसमें कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो ये था पूरा लाइट का कहानी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। जो भी PDF में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। देखो एक ही दिन में सारा PDF बनाया है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, ठीक है।
आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।